हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था वीदरिंग, बहुत सारे तरीके ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, एंडोजेनिक, और हमने देखा था एक्सोजेनिक। आज हम देखेंगे वीदरिंग। तो वीदरिंग जो होती है एक ऐसी एक्शन है एलिमेंट्स की जहाँ पे वेदर और क्लाइमेट का जो होता है अर्थ के मटेरियल्स में इंटरफेरेंस होती है। तो वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल्स। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे थे वीदरिंग, राइट। तो वीदरिंग एक ऐसी एलिमेंट्स है, एक्शन ऑफ एलिमेंट्स है जिसमें वेदर और क्लाइमेट का प्ले होता है अर्थ मटेरियल्स में। और यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ प्रोसेसेस एसोसिएटेड होते हैं वीदरिंग में, जिसमें ये एक में प्ले करता है या फिर बहुत सारे में अफेक्ट अपना डालता है और इसे रिड्यूस कर देता है बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में, ठीक है। तो विदरिंग इज़ डिफाइंड एज अ मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। ये मैकेनिकली तोड़ा जाता है उस चीज़ को, मटेरियल को, या फिर केमिकली डिकम्पोजिशन होती है रॉक्स की कुछ एक्शंस के थ्रू। तो ये वेदर और क्लाइमेट जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसके एक्शंस के थ्रू केमिकल और मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन होती है, उसको हम बोलते हैं विदरिंग। तो बहुत ही थोड़ी सी या कोई भी ना मोशन, ठीक है, मोशंस बिल्कुल भी नहीं या बहुत थोड़ी सी मोशन मटेरियल्स में अपना विदरिंग का ये करते हैं, ठीक है, इम्पैक्ट छोड़ते हैं। इट इज़ एन इन सिटू और ऑन साइट प्रोसेस, मतलब वो बिल्कुल उसी वक्त होता है, ठीक है, ऑन साइट प्रोसेस है। वीदरिंग प्रोसेस जो होती है एक कंडीशनड हो जाती है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स जियोलॉजिकल एसोसिएशन होती है, जैसे क्लाइमेट हो गई, टोपोग्राफिक और वेजिटेटिव फैक्टर्स, ये कंबाइंड फैक्टर्स होते हैं, वीदरिंग प्रोसेस को कैरी आउट करती है, ठीक है। क्लाइमेट एक ऐसी पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंस है, ना कि वो सिर्फ वीदरिंग प्रोसेसेस अलग होती है क्लाइमेट से, क्लाइमेट टू क्लाइमेट, बट यहाँ पे आप डेप्थ देखोगे ना क्लाइमेटिक विदरिंग मटेरियल का, तो वो भी काफ़ी उसमें इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रहा होगा, दिस इज़ इमेज ऑफ, दिस इज़ प्रेसिपिटेशन, ये टेम्परेचर है, और यहाँ सेमी डेजर्ट एंड डेजर्ट का है, ये टाइगा पोर्टसोल जोन है, ये टुंड्रा रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये स्टेपे, और ये एक सवाना। और इसमें आप देख रहे हो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जोन में 3000 मिलीमीटर्स है। तो यहाँ की आपको लिथोस्फीयर ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे पतली दिख रही है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे रेंजेस दिख जाएगी, इंटेंसिटी, ठीक है। फ्रेश रॉक जो है वो आपको 1 में दिखेगा, ये और यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, ठीक है, फ्रेश रॉक है। जोन ऑफ लिटिल केमिकल ऑल्ट्रेशंस दिखा रहा है ये पार्ट 2 को, और जोन ऑफ मॉडरेट गुड केमिकल ऑल्ट्रेशन पार्ट 3 दिखा रहा है। 4 में क्ले मिनरल जोन दिखाया जा रहा है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। और 5 में जोन ऑफ डोमिनेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एल्यूमिनियम। 6 में सॉइल विथ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम। तो ये क्लाइमेटिक रेजिम्स दी हुई है और इसके डेप्थ दिखाई जा रही है कि जो वीदरिंग प्रोसेस है मेंटल्स में कैसे वो अडेप्ट और मॉडिफाइड की गई है। ये किसने रिप्रेजेंट की थी? तो स्ट्रैकोव ने की थी 1967 में। देर आर 3 मेजर ग्रुप्स। अब बहुत सारे 3 मेजर ग्रुप्स है वीदरिंग और प्रोसेसेस की, जैसे केमिकल हो गया, दूसरा फिजिकल या मैकेनिकल बोलते हैं, और तीसरा हो जाता है बायोलॉजिकल वेदरिंग प्रोसेस। तो आपको वीदरिंग का 3 मेजर ग्रुप्स याद रखना है, केमिकल, फिजिकल या केमिकल, या फिर फिजिकल या मैकेनिकल, या फिर बायोलॉजिकल वीदरिंग। बहुत ही रेयरली डज एनी ऑफ these processes ever operate completely by itself। ऐसे बहुत ही कम होता है कि कोई भी मटेरियल में आपको सिर्फ और सिर्फ केमिकल की ही दिखेगी इम्पैक्ट। यहाँ पे कॉम्बाइंड तीनों की मिलती है, ठीक है। दीज प्रोसेसेस एवर ऑपरेट कम्प्लीटली बाई इट्सेल्फ, एक नहीं रहता, बहुत रेयर ऐसा होता है, बट क्वाइट ऑफन डोमिनेंस ऑफ वन प्रोसेसेस कैन बी सीन। बट कभी कभी आप देख सकते हो कि सिर्फ केमिकल इम्पैक्ट आपको कहीं पर दिख गया,
या कम्प्लीटली फिज़िकल और मैकेनिकल दिख गया इसका इम्पैक्ट, या बायोलॉजिकल विदरिंग का। तो ऐसा आपको रेयर दिखता होगा नेचर में, ठीक है। केमिकल विदरिंग प्रोसेसेस, अब हम एक एक करके इस सबको समझेंगे। केमिकल विदरिंग प्रोसेस क्या होती है? तो ये ग्रुप ऑफ विदरिंग प्रोसेसेस है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ विदरिंग प्रोसेसेस विद सॉल्यूशन कार्बोनेशन हाइड्रेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन act on rocks to decompose, dissolve or reduce them to fine clastic state through chemical reactions by oxygen। तो यहाँ पे क्या करती है, ये टूटना ही है। ये क्या करती है, केमिकली किसी मटेरियल को यानी कि रॉक को तोड़ती है, डिकम्पोज करती है, ठीक है। कैसे तोड़ती है? सॉल्यूशन से, या फिर कार्बोनेशन से, या हाइड्रेशन से, या ऑक्सीडेशन से, या फिर उसको रिडक्शन एक्ट यानी कि थोड़ा सा कर देती है तोड़कर रॉक्स में, ठीक है। डिकम्पोज कर देती है, डिज़ोल्व कर देती है, रिड्यूस कर देती है किस में? सेडिमेंट्री यानी कि बहुत छोटे फाइन डिपॉजिट्स में, क्लास्टिक स्टेट थ्रू केमिकल रिएक्शंस किसके साथ मिलके? तो ऑक्सीजन के साथ मिलके। आपको पता है ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में 21% अवेलेबल है, ठीक है, अवेलेबल है। सरफेस एंड सॉइल वाटर एंड अदर एसिड्स को ये क्या करती हैं? केमिकल रिएक्शंस के थ्रू कर देती हैं, डिग्रेड, उसको विदरिंग कर देती है, ठीक है। या तो फिर सरफेस में करती है, या सॉइल के अंदर, या पानी, या फिर अदर एसिड्स में। वाटर एंड एयर, अब पानी हो गई, एयर हो गई, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर में, अलॉन्ग विथ हीट, और हीट भी है सन के पास प्लेंटी। ये प्रेजेंट हो तो स्पीड अप हो जाती है केमिकल की रिएक्शंस, जैसे हमने पढ़ा था PVT, राइट, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनका कंबाइंड कंट्रीब्यूशन रहता है मटेरियल को डिकम्पोज करने में, ठीक है। अगर एबव द कार्बन डाइऑक्साइड, ओवर एंड एबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। अगर बहुत ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आमने सामने कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है, तो डिकम्पोजिशन जो होती है ना प्लांट्स और एनिमल्स की, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, उसकी स्पीड। द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड, दीज केमिकल रिएक्शंस ऑन वेरियस मिनरल्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं केमिकल रिएक्शंस हमारे लेबोरेटरी में। तो आपको याद रखना ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का भी बहुत बड़ा रोल होता है डिकम्पोजिशन करने में। और जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं, सॉल्यूशन हो गए, कार्बोनेशन हो गई, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एक्ट, जो रिड्यूस कर देते हैं। फिज़िकल वीदरिंग प्रोसेसेस को हम देख लेते हैं। फिज़िकल और मैकेनिकल वीदरिंग प्रोसेस जो होती है कम्प्लीटली एक्सोजेनस होती है, ठीक है। ये डिपेंड करेगी अप्लाइड फोर्स, उसमें कौन सी फोर्स लग रही है, विंड लग रहा है, या रिवर की लग रही है यानी वाटर की लग रही है, ठीक है, या ग्लेशियर्स का लग रहा है। दी अप्लाइड फोर्सेस कुड बी, ये ग्रेविटेशनल फोर्सेस हो सकती है, जैसे कि ओवरबर्डन प्रेशर, यहाँ पे एक रॉक है, उसके ऊपर एक बड़ा सा रॉक है, तो ये इस पर क्या कर रही है, प्रेशर मार रही है, तो इसकी कॉर्नर की एजेस जो है वो क्या हो रही है, ब्रेक हो रही है। तो दिस इज़ अगेन वन ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो है ओवरबर्डन प्रेशर दे रही है, लोड शीयरिंग स्ट्रेस दे रही है। दूसरा हो गया एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेम्परेचर, यहाँ पे मान लो एक रॉक है जिसमें कॉन्टीन्यूसली क्या हो रहा है, सन की जो है वो रेज आके इसमें फॉल हो रही है, तो इसकी सरफेस क्या हो रही है, विदर होगी, टूटेगी, ठीक है, प्रेशर से, हीट से। तो एक्सपेंशन फोर्सेस, टेम्परेचर चेंज होगा, क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। मान लो एक वोल्केनो है, ठीक है, और वोल्केनो मान लो बहुत टाइम से यहाँ से इरप्शंस हो रही थी, बहुत सारे क्या हो रहे थे, मैग्मा बाहर निकल रहे हैं और यहाँ से फ्लोट हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ से फ्लोट होने के बाद मान लो यही सेम वोल्केनो जो थी, राइट, यही सेम वोल्केनो जो है वो अब डॉर्मेंट हो गई है, अब उससे वोल्केनो नहीं निकल रही है। तो इसके माउथ में आप देखोगे ना, कभी कभी आपको छोटे छोटे प्लांट्स भी दिख जाएंगे, बहुत टाइम से डॉर्मेंट है, तो यहाँ पे लाइफ एक्टिविटी आपको स्टार्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे आपको माउंटेन्स दिखने लग जाएंगे, सॉरी माउंटेन्स, छोटे छोटे वेजिटेशंस आते दिख जाएंगे।
तो ये क्या हो गया, एक एनिमल एक्टिविटी हो गई, एक ऑर्गेनिक एक्टिविटी जिसमें बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो गया, इंक्लूड हो गई। फिर वाटर प्रेशर जो होती है वो कंट्रोल करती है बाय वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स। अब मान लो कहीं यहाँ पे रॉक्स है बड़े बड़े, यहाँ पे कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, बहुत टाइम से बारिश हो रही है, तो इसकी ऊपर की जो लेयर है वो भी इरोड होगी, ये टूट जाएगी, है ना, टाइम के साथ और टूटेगी और टूटेगी। तो अभी आप देखना अरावली रेंज क्या है, सबसे पुरानी ये प्लेट्यू है, तो वो क्या हो रही है, टूट रही है ना। वो भी वो हिल्स जो बड़े बड़े हिल्स है अरावली रेंज, उसकी आप देखना बहुत ज़्यादा ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, वो टूट रही है धीरे धीरे। वो क्या करी, इरोजनल जो हो रही है एक्टिविटी वहाँ पे आपको देखने को बहुत ज़्यादा मिल जाएगी। तो ये क्रिस्ट एनिमल एक्टिविटी हो गया, वाटर प्रेशर हो गई, वेटिंग एंड ड्राइंग साइकिल्स हो गए, बहुत सारी फोर्सेस जो अप्लाइड होती है सरफेस में विद इन डिफरेंट अर्थ मटेरियल्स, ठीक है, अलग अलग अर्थ मटेरियल्स में जो फोर्स अप्लाई हो रही है उससे क्या हो रहा है, रॉक जो है टूट रही है, उसमें फ्रैक्चर्स आ रहे हैं। Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion. थर्मल मतलब हीट होता है, तो थर्मल एक्सपेंशन से सबसे ज़्यादा फिजिकल एंड विदरिंग प्रोसेस जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, एंड प्रेशर रिलीज़ होती है। दी प्रोसेसेस बहुत छोटी होती है, स्लो होती है, बट बहुत बड़ा डैमेज जो होती है वो रॉक्स में उसकी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलती है, क्योंकि ये काफ़ी टाइम तक कंटिन्यू क्या करती है, फैटिक कर देती है रॉक्स को, जिससे सफ़र करता है रॉक रिपीटिशन एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन, ठीक है। या तो वे बार बार वो चीज़ हो रहा है तो रिपीटिशन में हो रही है, ठीक है, या तो कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जा रहा है या फिर और ज़्यादा फैल जा रहा है। तो ऐसी फेनोमेना जो है आपको नेचर में देखने को मिल जाएगा। ये काफ़ी ग्रेजुअल और स्लो होती है, बट इसका इम्पैक्ट जो होता है वो काफ़ी सीवियर होता है। बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वन वीदरिंग, हम ये थर्ड नंबर वाला देख लेते हैं, थर्ड टाइप वाला। तो बायोलॉजिकल वीदरिंग का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जैसे मैंने वॉल्केनो का एग्जांपल दिया था, छोटे वेजिटेशन निकल गए नियर बाय द डोरमेंट वॉल्केनो, तो यहाँ पे जो रिमूवल ऑफ मिनरल्स हो जाते हैं, आयंस हो जाती है, वीदरिंग एनवायरनमेंट और फिजिकल चेंज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ होती है, मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स होती है, बोरोइंग एंड वेजिंग बाय ऑर्गेनिजम्स जैसे अर्थवॉर्म्स, टर्माइट्स, रोडेंट्स, ये अंडरग्राउंड में डिगिन करते हैं तो काफ़ी तोड़ देते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशंस होती है रॉक्स की, जिससे हेल्प होता है, एक्सपोज कर देते हैं एक न्यू सर्फेसिस को। केमिकल अटैक असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर। अब केमिकल अटैक हुई है तो अब रॉक जो हो गया वो क्या हो गया, उसका अपर लेयर मान लो रिमूव हो गया, अब ये अंडरलाइंग एरिया था वो एक्सपोजर हो गया, अब वो वहाँ से क्या हो गया, मॉइस्चर जो हो गया वो अब डायरेक्टली परकुलेट्स होगी, यानी मॉइस्चर अब ज़्यादा पिनिट्रेट करेगी, एंड एयर का भी अपना खुद का कंट्रीब्यूशन होता है। तो ह्यूमन बीइंग जो है उसने डिस्टर्बिंग करी है वेजिटेशंस को, प्लफिंग करके, कल्टीवेट कर कर सॉइल्स को, डिफॉरेस्टेशन कर कर। तो यहाँ पे भी कॉन्टीन्यूस आपको चेंज दिख रही होगी, है ना, डिफोर्टिज्म दिख रही है, डियाट्रॉफिज्म, ठीक है, डियाट्रॉफिज्म बोलते हैं इसे। तो ये भी हेल्प कर रहा है मिक्सिंग द क्रिएटिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स बिटवीन एयर वाटर मिनरल्स इन दी अर्थ मटेरियल्स। फिर यहाँ पे जितने प्लांट जो हैं वो डिकम्पोज हो रहे हैं, डिके हो रहे हैं, एनिमल मैटर्स ये भी प्रोडक्शन कर रहे हैं ह्यूमिक की, कार्बोनिक और बहुत सारे एसिड्स जो कि इन्हांस करते हैं इस डीके की प्रोसेस को। सॉल्युबिलिटी ऑफ अदर एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे एलिमेंट जो होते हैं वो आके मिक्स हो जाते हैं। प्लांट रूट्स एक्सर्ट करते हैं ट्रिमेंडस प्रेशर ऑन दी अर्थ, जैसे मान लो यहाँ पे एक बहुत बड़ी सी ट्री है, ठीक है, बहुत बड़ी ट्री है, बहुत बड़ी ट्री है, और आपको पता है जितनी बड़ी ट्री होगी उसके ओब्वियसली बहुत बड़े क्या होंगे, रूट्स होंगे। वो कितने डीप लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है, कितने डीप लेवल तक जा रहे हैं वो सॉइल के अंदर। तो यहाँ पे भी मान लो एक बड़ा सा पत्थर अंडरलाई कर रहा है, तो उसको तोड़ कर रूट्स जाके उसके अंदर से पार हो जा रही है, ठीक है, टुवर्ड्स मोर डीपर। तो ये भी एक आप बोल सकते हो कि इधर पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकली क्या हो रही है, डिग्रेडेशन हो रही है ना, रॉक की। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एग्जाम्पल। प्लांट रूट्स एक्सर्ट करते हैं काफ़ी ट्रिमेंडस प्रेशर अर्थ के मटेरियल्स में, मैकेनिकली उनको तोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ विदरिंग। अब कुछ स्पेशल इफ़ेक्ट्स देखते हैं विदरिंग की।
स्पेशल इफ़ेक्ट्स ऑफ विदरिंग में सबसे पहला आ जाएगा एक्सफोलिएशन। दिस इज़ ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन्ड अंडर फिजिकल विदरिंग प्रोसेसेस। हमने इस चीज़ को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी इस बुक ने फिजिकल विदरिंग में एक्सफोलिएशन को। ये जो प्रोसेस होती है ऑफ अनलोडिंग, ठीक है, अनलोड करना, थर्मल कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होना, एक्सपेंड होना, सॉल्ट विदरिंग हो गई। तो एक्सफोलिएशन एक ऐसा रिज़ल्ट है, एक रिज़ल्ट है, ना कि एक प्रोसेस है। ये एक प्रोसेस नहीं बट एक डायरेक्ट रिज़ल्ट है। फ्लेकिंग ऑफ more or less curved sheets or shells from rocks or bedrock results in smooth and rounded surfaces। हम कभी दो पत्थर को ऐसे मार मार के क्या बनाते हैं, उनकी एक राउंड स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। तो रॉक्स, बेड रॉक हो गए, काफ़ी स्मूथ एंड राउंडेड की क्या हो जाती है, इस टाइप की हो जाती है स्ट्रक्चर। तो इसको एक्सफोलिएशन जो होती है ये अकर होती है ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर एग्ज़ाम में पूछ ली जाए एक्सफोलिएशन कैसे होती है, तो आपको सिंपली आंसर दे रहा है उसकी फैलाव से या फिर उसके सिकुड़ने से, ठीक है, ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इंड्यूस्ड बाय द टेम्परेचर चेंजेस। और इसमें किसका फोर प्ले होता है, तो टेम्परेचर्स की चेंज होने से एक्सपेंशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है, एंड देयर एक्सफोलिएशन टेक्स द रोल, ठीक है। एक्सफोलिएशन डोम्स स्टोर्स रिजल्ट होती है ड्यू टू अनलोडिंग एंड थर्मल एक्सपेंशन रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे आपको एक्सफोलिएशन, फ्लैकिंग एंड ग्रेन्यूलर डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल जाएगी। आप टूवर्ड्स इसको सी में देख लेना, सी में ऐसे बहुत सारे आपको ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और मान लो कहीं वाटरफॉल है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, वाटरफॉल हो रही है, यहाँ पे एक ज़मीन है, तो इसको पूरा प्लेन कर दिए, तोड़ फोड़ के क्या कर दिए, वाटरफॉल। काफ़ी लॉन्ग टाइम होती है इसको लगने में, होने में, बट ये भी क्या कर लेता है, शेप कर देता है सरफेस को, मटेरियल को। अब हम यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ विदरिंग देखते हैं कि विदरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। विदरिंग प्रोसेसेस होती है रिस्पॉन्सिबल करने के लिए, चीज़ों को तोड़ने के लिए, रॉक्स को तोड़ देती है बहुत छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में, एंड उनको प्रिपेयर कर देती है ताकि वो फॉर्म कर सके, ठीक है। वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगुलिथ, कि वो फिर से दोबारा पत्थर बन जाए या सॉइल बन जाए, ठीक है, रेगुलिथ एंड सॉइल। वो सिर्फ रेगुलिथ के लिए इसको नहीं करती है ऐसे फ्रेगमेंट्स, बट इसको सॉइल भी बन जाती है। और सॉइल भी ऐसे ही आपने पढ़ा होगा, डिनूडेशन ऑफ सॉइल ऑफ रॉक इज़ द प्रोसेस ऑफ इज़ हाउ द सॉइल इज़ मेड, राइट। तो इरोजन जो है ये एक मास मूवमेंट्स होती है। बायोम्स एंड बायोडाइवर्सिटी बेसिकली रिजल्ट ऑफ फॉरेस्ट वेजिटेशंस। फॉरेस्ट्स डिपेंड अपॉन द डेप्थ ऑफ विदरिंग मेंटल्स, ठीक है। फॉरेस्ट भी यहाँ पे अपनी कंट्रीब्यूट करती है। हमने कितने सारे फैक्टर्स देख लिए, ठीक है, इतने सारे एजेंट्स देख लिए। इरोजन जो है वो काफ़ी कैन नॉट बी सिग्निफिकेंट, तो ये हो ही नहीं सकता ज़रूरी, ठीक है। रॉक्स आर नॉट विदर्ड, अगर रॉक्स विदर्ड ना हो तो ये ज़रूरी ही नहीं है। इसका ये मतलब है कि विदरिंग जो है वो एड करता है मास वेस्टिंग, इरोजन एंड रिडक्शन ऑफ रिलीफ एंड चेंजेस ऑफ लैंड फॉर्म्स आर अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ इरोजन। तो ये इरोजन ही तो हो रहा है ना, ये इसकी इरोजन का रिजल्ट दे रहा है। जब आप रिलीफ को तोड़ फोड़ के वो क्या कर रहा है, रिडक्शन, रिलीफ को तोड़ दिया, माउंटेन्स टूट गई, अब ये लैंड फॉर्म्स बदल गए, यहाँ पे इरोजन क्या हुआ, इसका रिजल्ट बना, जो कि कॉन्सिक्वेंस किसका है, विदरिंग का। तो विदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट हेल्प करता है एनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ सर्टेन वैल्यूएबल ओर्स ऑफ आयरन, मैंगनीज, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने इसके एडवांटेज देखा कि विदरिंग के चलते एनरिचमेंट और कंसंट्रेशन हो रही है, ठीक है, वो चीज़ आ रहा है, उसकी उपलब्धि, मतलब उसकी प्रोडक्शन हो रही है, कुछ वैल्यूएबल ओर्स जैसे आयरन, मैंगनीज, एल्युमिनियम, कॉपर एक्सेट्रा, इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे नेशनल इकोनॉमी में। तो विदरिंग एक ऐसा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है सॉइल फॉर्मेशन के लिए। सॉइल तो होगी नहीं अगर विदरिंग ना हो तो रॉक्स जो होते हैं वो अंडरगो विदरिंग, कुछ मटेरियल्स रिमूव कर दी जाती है केमिकल या फिज़िकल लीचिंग के द्वारा ग्राउंड वाटर, एंड देयरबाय यहाँ पे कंसंट्रेशन हो जाती है, वैल्यूएबल मटेरियल्स इंक्रीजेज, तो ये बढ़ जाते हैं।
विदाउट सच वीदरिंग टेकिंग प्लेस, अगर मान लो वीदरिंग नहीं हुआ तो कंसंट्रेशन ऑफ द वैल्यूएबल मटेरियल मे नॉट बी सफिशिएंट एंड इकोनॉमिकली वाइबल, तो ये चीज़ हो नहीं पाएगा, ठीक है। टू एक्सप्लॉइट प्रोसेस एंड रिफाइन, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड एनरिचमेंट, तो इसी को हम बोलते हैं एनरिचमेंट, ठीक है। अब हम देखते हैं मास मूवमेंट, ये जो मूवमेंट है ना, दीज मूवमेंट ये ट्रांसफ़र करते हैं मास ऑफ रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। अब बहुत बड़ी लैंड, ठीक है, मास जो है बहुत बड़ी मास ऑफ रॉक जो होगी वो क्या होगी, एक डेब्रिस स्लोप से गिर जाती है, डायरेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो नीचे ही गिरेगी, उड़ने तो नहीं लगेगी, तो ग्रेविटी वहाँ पे प्ले करता है अपना रोल। तो इसका मतलब ये है एयर वाटर और आइस जो होते हैं ये कैरी नहीं करते डिब्रिस को अपने साथ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह, बट ऑन दी अदर हैंड ये डेब्रिस जो होते हैं मे कैरी विथ इट एयर, ठीक है, ये अपने साथ एयर को लेकर चलते हैं, वाटर को और आइस को। यहाँ की जो मूवमेंट होती है मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, ठीक है, स्लो भी हो सकता है, बहुत तेज़ भी हो सकती है। ये अफेक्ट करता है शैलो और डीप कॉलम्स ऑफ मटेरियल्स को, कि कितना गहरा है, ठीक है, कितने डीप है, कितने छिछले हैं वो मटेरियल्स, इंक्लूडिंग क्रीप, फ्लो, स्लाइड एंड फॉल। क्रीप मतलब रेंगना होता है, फ्लो मतलब बहना होता है, स्लाइड मतलब खिसक जाना होता है, एंड फॉल मतलब गिर जाना, ठीक है, ऊपर से नीचे। तो ये सब तरीके होते हैं। ग्रेविटी भी अगेन इज़ प्लेइंग इट्स रोल, ये फोर्स एक्सर्ट करता है पूरे मैटर्स में, बोथ बेडरॉक एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ वीदरिंग। सो वीदरिंग एक प्री रिक्विजिट है मास मूवमेंट का, दो ये हेल्प करता है, ठीक है, मास मूवमेंट का। मास मूवमेंट जो होती है काफ़ी एक्टिव है ओवर विदर्ड स्लोप्स में रैदर देन, आप लैंडस्लाइड्स भी देख लो, ठीक है, वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस ये ओवर विदर्ड मटेरियल्स हो गए। मास मूवमेंट जो होती है वो एड करेगी ग्रेविटी को एंड नो जियोमॉर्फिक एजेंट, ठीक है, मास मूवमेंट क्या कर दिया, हेल्प कर दिया किसका, ग्रेविटी का, और ना कि जियोमॉर्फिक एजेंट है, जैसे कि रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, विंड वेव्स, करेंट्स, ये पार्टिसिपेट करते हैं ना प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट्स में। मास मूवमेंट जो है वो ग्रेविटी से एड होता है, ना कि जियोमॉर्फिक एजेंट होता है, जैसे वाटर हो गई, विंड हो गई, ग्लेशियल हो गई, टाइड हो गया, ठीक है, या वेव्स, करंट्स, ये सब हो गया। दैट मीन्स मास मूवमेंट्स डू नॉट कम अंडर इरोजन दो देयर इज़ अ शिफ्ट। तो आप मास मूवमेंट्स को मत उसको इरोजन की कैटेगरी में रखना, बट ये एक शिफ्ट है जो कि ग्रेविटी के थ्रू, यानी कि उनकी उसकी ही हेल्प से होता है। मास मूवमेंट्स, मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो जाती है। Materials over the slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only when force is greater than the shearing resistance of the materials. तो यहाँ के जो मटेरियल्स हैं ना स्लोप्स के, इनकी खुद की अपनी रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, डिस्टर्बिंग फोर्सेस विल यील्ड मिलता है इसको, काफ़ी ग्रेटर होती है शेयरिंग रेजिस्टेंस से मटेरियल में। वीक अनकॉन्सोलिडेटेड मटेरियल्स जो होती है, जो कमज़ोर हो गई, thinly bedded rocks, faults, steepy digging beds, vertical cliffs, steep slopes, abundant precipitations, torrential rains and scarcity of vegetations, ये सब फेवर करते हैं मास मूवमेंट्स को। ऐसे जगह में आपको मास मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखेगा, ठीक है। बहुत सारे एक्टिवेटिंग सेवरल कॉजेज़ जो प्रिसीड करते हैं मास मूवमेंट्स को, जैसे रिमूवल ऑफ सपोर्ट फ्रॉम बिलो टू मटेरियल्स बिलो थ्रू नेचुरल और आर्टिफिशियल मीन्स हो गए। ये इंक्रीज़ करती है ग्रेडियंट ऑफ हाइट ऑफ स्लोप्स, ठीक है, ग्रेडियंट मतलब हाइट ऑफ स्लोप्स ही होती है, जितनी कितनी उठी हुई वो चीज़ है। overloading through the addition of materials naturally or by artificial filling, naturally है या फिर artificial filling है, overloading due to the heavy rainfall, saturation and lubrication of slope materials।
तो ये रिमूवल ऑफ मटेरियल ऑफ लोड फ्रॉम ओवर द ओरिजिनल सोप सरफेसेस से हटा देती है। ऑकरेंस ऑफ अर्थक्वेक एक्सप्लोजन्स मिशनरी, ये एक्सेसिव नेचुरल सीपेज होती है। हैवी ड्रॉ डाउन वाटर फ्रॉम लेक्स रिजर्वॉयर्स एंड रिवर्स, इससे क्या होता है, आउटफ्लो होती है वाटर, ठीक है, अंडर स्लोप्स ऑफ रिवर बैंक्स। इनडिस्क्रिमिनेट रिमूवल होती है नेचुरल वेजिटेशंस की। यहाँ पे हीविंग अप सॉइल्स ड्यू टू द फ्रोस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेज, फ्लो होना, स्लाइड होना, ये 3 मेजर फॉर्म्स ऑफ मूवमेंट्स होती है। तो लैंडस्लाइड्स दे आर रिलेटिवली रैपिड होती है, बहुत जल्दी हो जाती है। प्रोस्पेक्टिबल मूवमेंट्स होती है, आप देख सकते हो उसको, ठीक है, उसका आवाज़ सुन सकते हो। और इसकी जो मटेरियल्स इन्वॉल्व होती है वो काफ़ी ड्राई होती है रिलेटिवली। साइज एंड शेप डी अटैच्ड होती है। मास डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज इन द रॉक। डिसकंटिन्यूटी होती है रॉक्स में, ऐसा होता है, ठीक है। स्लोपी में होता है, कभी भी बड़ा सा कट्ठा सा ये हो गया जो नीचे गिर जाता है, ठीक है। द डिग्री ऑफ विदरिंग एंड द स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, कितना विदरिंग हुआ है, कितना स्टीप है वो स्लोप, ये डिपेंड करता है अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, कि उस टाइप का जो मूवमेंट, उस मटेरियल का क्या टाइप है, उस मटेरियल का वो डिपेंड करता है, उस कैटेगरी में उसको आना चाहिए। तभी वो अगर भारी है तो कौन सी मटेरियल है उसमें, ठीक है, कितने अमाउंट ऑफ विदरिंग हुई है, वो डिपेंड करता है। स्लम्प इज स्लिपिंग ऑफ वन ऑफ द सेवरल यूनिट्स ऑफ रॉक डेब्रिस विथ अ बैकवर्ड रोटेशन। तो स्लम्प जो है वो स्लीपिंग करता है, नीचे गिरता है स्लिप होके, ठीक है। और बहुत सारे सेवरल यूनिट रॉक डेब्रिस जो होते हैं बैकवर्ड रोटेशंस विथ रिस्पेक्ट टू द स्लोप ओवर विद द मूवमेंट टेक्स प्लेस रैपिड कंट्रोलिंग और स्लाइडिंग विथ विच द मूवमेंट टेक प्लेस, इसमें जो मूवमेंट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो स्लम्प बॉडी शोइंग बैकवर्ड रोटेशन मटेरियल। यहाँ पे जो स्लम्प बॉडी है वो क्या पीछे ही जाती है, बैकवर्ड रोटेशन होती है मटेरियल की। स्लम्पिंग ऑफ डेब्रिस विद बैकवर्ड रोटेशन। तो यहाँ पे मैं आपको एक स्लम्प का वीडियो दिखा दे रही हूँ, आप इसको देख लो, ठीक है। इससे मैंने यूट्यूब में सर्च करा था। यू कैन सी हाउ इट्स स्लम्प process is being carried out here. सो स्लम्प बॉडी बैकवर्ड रोटेशन ये हमने देख ली। अर्थ की डेब्रिस जो होती है विदाउट बैकवर्ड रोटेशन मास इज़ नोन एज डेब्रिस स्लाइड। अब यहाँ पे बैकवर्ड रोटेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा, बट अर्थ की डेब्रिस जो होती है वो बस गिरती है और इसको हम डेब्रिस स्लाइड बोलते हैं। डेब्रिस फॉल जो होती है ये नियरली अ फॉल ऑफ अर्थ डेब्रिस फ्रॉम अ वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस, ठीक है, लटक रहा हो। मान लो ये बहुत बड़ा सा लैंडस्लाइड्स देखते हो ना, वही है। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक, एक वीडियो दिखा देती हूँ आपको, 1 मिनट, लेट मी शो यू द वीडियो ऑफ दैट, ओके। लैंड स्लाइड, वेट, ये तो यूट्यूब में ही देख पाओगे, आपको अच्छा लगेगा। लैंड स्लाइड, this is the most finest example. भागो भागो। तो आप देख सकते हो किस तरह से जो रॉक्स है वो स्लाइडिंग कर रहे हैं ना, ओवर हैंगिंग माउंटेन जो हैंग हो गई है, ठीक है। भागो। आप नोटिस करोगे किस तरह से डेब्रिस जो है वो नीचे गिर रही है, बड़े बड़े ब्लॉक्स ऑफ डेब्रिस। The video. Uy, Dios, ya bastante. Uy, Dios mío.
Scheiße. 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 Scheiße, die Welle. Lauf, run. Run. Scheiße. ओके ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे से इमेज क्लियर हो गया होगा कि कैसे जो लैंडस्लाइड है, कैसे स्लम्पिंग ऑफ डेब्रिस हो रही है। ठीक है, तो डेब्रिस फॉल नियरली फ्री फॉल होती है, या फिर अर्थ की डेब्रिस जो होती है वर्टिकल और ओवर हैंगिंग फेस से गिरती है। जैसे आपने देखा, मैंने वीडियोस दिखाया, वर्टिकली गिर रही है या ओवर हैंगिंग फेस से होकर गिर रही है। स्लाइडिंग होती है इंडिविजुअल रॉक की, या फिर तो पूरे मासेस जो होते हैं वो गिर जाती हैं। जॉइंट ऑफ फोल्ड सरफेसेस इज रॉक स्लाइड। जब बहुत सारे रॉक स्लाइड होते हैं, उसको हम रॉक स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, स्टीप स्लोप से। हाँ, तो बहुत ही फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव होती है ये। ठीक है, देख रहे थे ना आप, लोग भाग जा रहे थे, राइट। और बहुत फास्ट होती है, सो यू इमीडिएटली हैव टू बी इन अ वेरी सेफ प्लेस व्हेन दिस थिंग्स आर अकरिंग, क्योंकि ये वन ऑफ द डिज़ास्टर्स में आ जाता है। इसमें प्रॉपर्टी लॉस के साथ साथ ह्यूमन लाइफ लॉस भी आ सकती है, इंजरी भी हो सकती है। तो लैंडस्लाइड स्कार जो होती है, ओवर स्टीप स्लोप स्लाइड्स अकर, प्लान फेलुअर्स, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हो गई। जैसे यहाँ पे आप एक फ़ोटो देख सकते हो, लैंडस्लाइड स्कार्स हो गई है शिवालिक हिमालयन रेंजेस के सामने, जो कि रिवर शारदा एट इंडिया नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। तो यहाँ के जो बेडिंग प्लेन्स डिप स्टिपी, ठीक है, जो डिप स्टिपी है, रेनफॉल जो है फ्री फॉलिंग ऑफ रॉक ब्लॉक्स ओवर एनी स्टीप स्लोप, कीपिंग इटसेल्फ अवे फ्रॉम द स्लोप, रॉक जो फॉल अकर हो रही है। ठीक है, सुपरफिशियल लेयर्स ऑफ द रॉक फेस, यहाँ की जो अक्रेंस है इसको आप डिस्टिंग्विश करोगे फ्रॉम रॉक स्लाइड्स, जो अफेक्ट करता है मटेरियल्स को काफ़ी सब्सटेंशियल डेप्थ तक। अब हम बिटवीन मास वेस्टिंग एंड मास मूवमेंट्स देख लेते हैं। विच टर्म डू यू फील एज मोस्ट अप्रोप्रिएट? क्या आप कौन से टर्म सबसे सही मान रहे हो, यहाँ पे फिट होगा? कैन सोलिफिकेशन बी इंक्लूडेड अंडर रैपिड फ्लो मूवमेंट्स? सोलिफिकेशन क्या इंक्लूड कर सकते हो आप रैपिड फ्लो मूवमेंट्स में? विच कैन बी एंड कैंट बी, ठीक है, किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो मास मूवमेंट्स, विच टर्म डू यू फील इज मोस्ट अप्रोप्रिएट? वाई कैन सोलिफिकेशंस इंक्लूडेड अंडर रैपिड? चलो, ये हो गया हमारा। ठीक है, इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारे कंट्री में डेब्रिस एवलांचेस लैंड स्लाइड्स अकर होती है। ओके, मैंने आपको सॉलिडिफिकेशन मतलब नहीं बताया। देखो, सॉलिडिफिकेशन मतलब होता है मास वेस्टिंग। ठीक है, ये सॉलिडिफिकेशन सॉलिफ्लुकेशन, ठीक है, सॉलिफ्लुकेशन बोलते हैं जब बहुत सारे, मान लो बहुत सारे डेब्रीज जो होते हैं ना, वो गिरते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन की प्ले तो आपको पता है, नीचे गिरेंगे ग्रेविटेशन की प्ले होती है। साथ में यहाँ पे जो भी रॉक मटेरियल जो इरोडेड होते हैं, जो टूट गई, विदर्ड हो गए, वो नीचे स्लोप से गिर जाते हैं। इसको मास वेस्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, नाउ हमारे कंट्री में जो डेब्रिस एवलांचेस लैंडस्लाइड्स अकर होती है काफ़ी फ्रिक्वेंटली, आपको नॉर्थ साइड्स में दिखेंगे, हिमालयाज़ में। ये मेनली रीजंस हैं इसी चीज़ की। हिमालय जो है वो टेक्टोनिकली एक्टिव है। सॉरी गाइस, आई एम रियली नॉट एबल टू प्रोनाउंस, आई डोंट नो व्हाई। टुडे थोड़ा सा मूड अजीब है मेरा। ठीक है, तो ये काफ़ी मोस्टली मेड अप सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अनकंसोलिडेटेड हैं, सेमी अनकंसोलिडेटेड हैं। अनकंसोलिडेटेड मतलब होता है जो टूटे नहीं हैं। ठीक है, सेमी कंसोलिडेटेड मतलब है यानी आधा टूट फूट गए हैं। एंड सेडिमेंट्री, यू नो दैट। तो ये डिपॉजिट्स हो गए। यहाँ पे स्लोप्स जो होते हैं काफ़ी स्टीप होते हैं कंपैरेटिवली टू द हिमालयाज़। नीलगिरीज बॉर्डरिंग देखोगे, जो कि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और वेस्टर्न घाट्स के हैं, वेस्ट कोस्ट में।
ये भी रिलेटिवली टेक्टोनिकली स्टेबल हैं एंड मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स, ठीक है, बहुत हार्ड रॉक से बने हुए हैं। बट स्टिल डेब्रिस, एवलांचेस, लैंडस्लाइड्स अकर होती है, दो नॉट एज फ्रिक्वेंटली एज इन द हिमालयाज़। जितनी हिमालयाज़ में आपको देखने के लिए मिलेगा ना फ्रिक्वेंसी, इतनी आपको साउथ में नहीं मिलेगी या इन हिल्स में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्लोप्स काफ़ी स्टीपर होते हैं हिमालयाज़ के, और ऑलमोस्ट वर्टिकल क्लिफ्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे खड़े हुए क्लिफ्स होते हैं। और यहाँ के एस्कैर्पमेंट्स जो होती है वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज़ की, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी मैकेनिकल वीदरिंग हो जाती है क्योंकि टेम्परेचर बदल जाती है, रेंजेस प्रोनाउंस्ड होती है, काफ़ी हैवी अमाउंट्स ऑफ रेनफॉल शॉर्ट पीरियड्स तक होती रहती है। तो ऑलमोस्ट डायरेक्ट रॉक फॉल क्वाइट फ्रिक्वेंटली इन दिस प्लेसेस along with the landslides। तो ये सब फैक्टर्स हो गए कि वाई लैंडस्लाइड इज़ वेरी फ्रिक्वेंट ओवर देयर एंड नॉट ओवर द हिली रीजन्स। तो यहाँ पे डेब्रिस एवलांचेस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाता है। ये इरोजन एंड डिस्पोजिशंस विल कवर दैट इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। और काफ़ी बड़ी वीडियो हो जा रही है। सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशंस देखेंगे, फिर उसके बाद और भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।